हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र प्रताप, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल। देखिए, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें कुछ एक वीडियो के लिए कुछ चैप्टर मेरा रह गया है, फिर वो लास्ट वीडियो में मैं ऑफलाइन कराऊंगा उसे, क्योंकि वो उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है। तो उस पोर्शन को मैं आपको 11 तारीख में क्लास में ही समझाऊंगा। ठीक है, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम। तीसरा लेक्चर है ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है। देखो, तीसरा लेक्चर है ये, आंतरिक तार स्थापन का आकड़न, एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग। ठीक है, देखो, आंतरिक तार स्थापन, इंटरनल वायरिंग। एक मिनट। सभी प्रकार के आवासीय, औद्योगिक एवं सार्वजनिक भवनों के लिए किया जाने वाला विद्युत प्रणाली का संस्थापन, जिसके अंतर्गत पंखा, प्रकाश पंखा, निकास पंखा, हीटर, कूलर आदि आवश्यक उपकरणों हेतु विद्युत विभव प्रस्तुत करने हेतु आंतरिक विद्युत विवरण किया जाता है, आंतरिक तार संस्थापन कहलाता है। इस प्रकार की तार स्थापन व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कुछ मूल बातें निम्नलिखित हैं। देखो, पहला पॉइंट है हमारा 3.2 तार संस्थापन के सामान्य विभाग। देखो, IS ये क्या है? इंडियन सिस्टम के नियम, ये नियम होता है 4648 से लेकर 1968 तक। ठीक है, के अनुसार वे अन्य सामान्य तार संस्थापन नियमों के अनुसार भवनों में तार संस्थापन के समय निम्न नियमों का पालन किया जाना है। देखो, नंबर 1, ऊर्जा मापी मुख्य स्विच व वितरण बोर्ड से संबंधित नियम। देखो, पहला नियम कौन सा है हमारा? उपभोक्ता भवन में प्रदाय स्रोत व उस पर लगे ऊर्जा मापी मतलब एनर्जी मीटर की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि स्थान सुरक्षित व धूप, वर्षा आदि के प्रभाव से मुक्त हो तथा विद्युत सप्लाई वहां किसी भी समय सरलतापूर्वक पहुंच सके। देखो, एनर्जी मीटर जो आपके घरों में मीटर होता है, पहले कुछ टाइम पहले क्या था, 1 किलोवाट के कनेक्शन होते थे। अब घरों में क्या करते हैं हम, 2 किलोवाट के। और जो दुकान वगैरह के होते हैं या कहीं कोई कंपनी वगैरह लगाते हैं, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट। इस तरीके से हम एनर्जी मीटर हम डिसाइड करते हैं अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए। घर का है तो 2 किलोवाट का हम ज़्यादातर, जैसे 2 किलोवाट के मीटर पे हम कितना लोड लेते हैं, जैसे कूलर, फ्रिज, पंखा, इन्वर्टर, लाइट, समरसेबल, ठीक है, मिक्सर मशीन, ये सब चीज़ें क्या लेते हैं हम, 2 किलोवाट के उस पर हम लेते हैं। जैसे 1 मंजिला मकान हो गया, 2 मंजिला मकान हो गया, ज़्यादातर 3 मंजिला मकान हो गया, तो 2 किलोवाट का हमारा कनेक्शन बहुत ही बेहतर रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। उपभोक्ता परिसर में ऊर्जा मापी इतनी ऊंचाई पर होना चाहिए कि उसका पाठ्यांक सरलतापूर्वक लिया जा सके। ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर होती है। देखो, जमीन से क्या करते हैं, 1.5 मीटर ऊपर हम क्या लगाते हैं, एनर्जी मीटर लगाते हैं दीवार पे। ठीक है, इसको ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ से कोई भी बोर्ड से आए आदमी, जैसे रीडिंग निकालने वाला है, या तो वो अपने आराम से उसको दबा सके, देख सके। ठीक है, तीसरा पॉइंट, प्रत्येक संस्थान में उपभोक्ता परिसर में प्राप्त विद्युत स्रोत पर लगे एनर्जी मापी ऊर्जा मापी के तुरंत बाद सप्लाई को काटने व जोड़ने के लिए लिंक स्विच व फ्यूज लगाई इकाई लगी होनी चाहिए, इसके लिए मुख्य स्विच फ्यूज इकाई उपयोग में लाई जाती है। एक कलीय परिपथ में लगने वाले स्विच फ्यूज इकाई में कला तार पर फ्यूज इकाई तथा उदासीन तार पर न्यूट्रल लिंक लगाया जाता है, जबकि 3 कलीय परिपथ में TPNIC स्विच फ्यूज इकाई लगाई जाती है। देखो, क्या करते हैं, अगर हमारी सिंगल फेज सप्लाई होती है तो एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, एक फेज में तो फ्यूज लगा देते हैं और न्यूट्रल लिंक में न्यूट्रल लिंक लगा देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल लिंक में लगाओ मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं 3 फेज की। 3 फेज पे तो हम तीनों फ्यूज ही लगाएंगे। ठीक है, या MCB लगाएंगे या फ्यूज लगाएंगे, या छोटा सा MCB के फुल वाले मिनीचर सर्किट ब्रेकर उसे लगाएंगे। तो इनको क्या है, आसानी से कहीं कोई कुछ फॉल्ट हो जाए, खराबी आ जाए, तो उसको हम निकाल सकें, सप्लाई काट सकें, अपने आप से दोबारा से जोड़ सकें, तो इतना ही इस पे हम लगाते हैं। ठीक है, तो उसको हम बहुत कुछ ध्यान में रखते हुए
सही ढंग से हम अपना अरेंजमेंट करते हैं। देखो चौथा पॉइंट, संस्थान में विद्युत विभव बिंदु नियमानुसार परिपथों में विभक्त होने चाहिए तथा प्रत्येक परिपथ के एक कला तार एक फ्यूज इकाई होनी चाहिए। देखो संस्थान में एक हमेशा फ्यूज हमेशा लगा रहना चाहिए वायर लाइन में। इसके लिए मुख्य स्विच के तुरंत बाद विवरण बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को प्रयुक्त किया जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट को क्या करना चाहिए, तुरंत हमें एक देना चाहिए फ्यूज हमेशा। नंबर 5, वितरण बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। देखो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होना चाहिए, घर में जहाँ हमारा मीटर लगता है वहाँ हमारा जैसे एक मेन बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड जहाँ एमसीबी लगती है, फ्यूज लगता है, चेंज ओवर लगता है, तो वहाँ पे क्या है ज़मीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए फर्श से। उससे ढक्कनदार बक्से के अंदर होना चाहिए। जैसे क्या होता है, जैसे कहीं जाते हो तो आप कहाँ करते हो, एक मेन बोर्ड जो लगता है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वहाँ पर हमारा एक ढक्कन बोर्ड से ढका होना चाहिए। देखो नंबर 6, दूर स्थित भवन कक्षों के लिए आवश्यकता अनुसार उप वितरण बोर्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। देखो उप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। देखो एक तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, एक उसके बाद में एक और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारा होना चाहिए। देखो अब करते हैं हम आगे बात। देखो परिपथ व्यवस्था से संबंधित नियम। देखो पहला नियम है, संस्थान में लाइट व पंखा परिपथ एक ही होता है परंतु शक्ति परिपथ पावर सर्किट अलग होना चाहिए। देखो क्या करते हैं, जो मैंने बताया था ज़मीन से 2 फीट की ऊंचाई पे 3 फीट की ऊंचाई पे हम क्या लगाते हैं, एक पावर सर्किट बोर्ड लगाते हैं। देखो एक पंखा होना चाहिए एक कमरे में, एक लाइट होनी चाहिए, एक बल्ब होना चाहिए, CFL जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, ठीक है, और एक पावर सर्किट होना चाहिए और एक मेन सॉकेट, ठीक है। और नंबर 2, पंखा व प्रकाश व पंखा परिपथ में प्रकाश बिंदु पंखा व 5 एम्पीयर के सॉकेट आदि कुल मिलाकर बिंदु 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। देखो जैसे मैं बात करूं, एक बोर्ड में एक बल्ब होता है, पंखा होता है, एक फ्यूज होता है, एक इंडिकेटर लाइट होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है 10 पॉइंट हमारे होने चाहिए एक बोर्ड पे, 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। और इनकी टोटल पावर कितनी होनी चाहिए, 800 वाट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 800 वाट से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3, शक्ति परिपथों में एक परिपथ पर भार 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक पावर सॉकेट पे कितना वाट होना चाहिए, 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। एक ही शक्ति परिपथ में 15 एम्पीयर की क्षमता 2 सॉकेटों से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखो 15 एम्पीयर से 2 सॉकेटों पर क्षमता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है, प्रत्येक भवन में प्रकाश के लिए यथासंभव 2 परिपथ होने चाहिए। देखो प्रत्येक मकान में प्रकाशों के यथावत 2 परिपथ होने चाहिए, ठीक है। 5वां पॉइंट है, परिपथ व्यवस्था ऐसी हो कि भविष्य विस्तार के लिए कम से कम एक ही परिपथ की अतिरिक्त व्यवस्था की जा सके। क्या की जा सके, अतिरिक्त व्यवस्था की जा सके। नंबर 3, तार संस्थापन व्यवस्था से संबंधित नियम। देखो नंबर 1 पॉइंट, गुल्ली या प्लग की स्थापना के लिए उसका मोटा भाग दीवार के अंदर की ओर तथा पतला भाग बाहर की ओर होना चाहिए। देखो गुल्ली जो होती है, आपने गुल्ली देखी प्लास्टिक की, वो क्या है पतला भाग दीवार के अंदर होना चाहिए और जो चौड़ा भाग होता है वो दीवार के बाहर होना चाहिए। गुल्लियों के बीच अंतराल 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक का रखना चाहिए। गुल्ली का जो डिस्टेंस है कितनी मीटर, 30 सेंटीमीटर से 45 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। देखो नंबर 2 पॉइंट, वायरिंग का क्षैतिज रन हॉरिजॉन्टल रन 4 मीटर तक की सीलिंग ऊंचाई पर सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे रखना चाहिए तथा अधिक ऊंचाई वाले सीलिंग के लिए फर्श से क्षैतिज रन की ऊंचाई 3.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3, वायरिंग सामान्यतः सीलिंग के निकट दीवार से दूरी और पास की जाती है। यहाँ लाइन तारों को पोर्सिलीन पाइप या
वाहक नली द्वारा ले जाया जाना चाहिए। नंबर 4 परिपथ के लिए प्रयोग में लाए गए चक्र की चालक की माप ऐसी होनी चाहिए कि वह परिपथ की विद्युत को सुरक्षा पूर्वक वहन कर सके। देखो, परिपथ को ऐसी जगह लगाना चाहिए जैसे कोई खराबी आ जाए तो उससे हम अच्छी तरीके से चालक को ऐसी जगह से निकाल के दोबारा लगा सकें, सुरक्षा पूर्वक हम अपना काम कर सकें। नंबर 5 प्रकाश पंखा परिपथ के लिए 1.5 mm²। देखो, प्रकाश सर्किट के लिए हम क्या लगाते हैं, 1.5 mm का वायर। शक्ति परिपथ के लिए 2.5 mm का तार लगाते हैं। देखो, 1.5 mm का किसके लिए, सर्किट में पंखा के लिए, लाइट के लिए, ठीक है। और पावर सर्किट के लिए 2.5 mm का 2.5 mm² से कम माप का चालक तार उपयोग में नहीं लाना जाना चाहिए, ठीक है। नंबर 6 वायरिंग रिपेयर वायरिंग क्लिपों की परस्पर दूरी क्षैतिज में 10 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर में 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए। देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर से क्लिपिंग की दूरी होनी चाहिए। नंबर 7 संस्थान के सभी उपकरणों में धातु भाग प्रभावी रूप से भू संपर्कित होने चाहिए। देखो, सभी की क्या होनी चाहिए, क्या सही है, हमारी अर्थिंग होनी चाहिए सभी पॉइंटों की। पंखा का स्विच हो, लाइट हो, बल्ब हो, सॉकेट हो, सर्किट हो, 15 एम्पियर का सर्किट हो, पावर वायरिंग हो, सभी की क्या होनी चाहिए, अर्थिंग होनी चाहिए। 8 वाहक नली तार संस्थान की स्थिति में वाहक नली यांत्रिक व विद्युत सतत होनी चाहिए। देखो, क्या होनी चाहिए, नलिकाकार तार संस्थापन में विद्युत सतत होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। नंबर 9 वाहक नली भली भांति सब अर्थिंग होनी चाहिए। देखो, बाहर वाली भी नली क्या होनी चाहिए, अर्थिंग होनी चाहिए। वाहक नली के अंदर केबलों पर जोड़ नहीं दिया जाना चाहिए। देखो, जो अंदर जो वायरिंग करते हैं हम उसमें क्या करते हैं, जोड़ नहीं होना चाहिए। नंबर देखो 4 प्रकाश पंखा स्विच व स्विच बोर्ड संबंधी नियम। देखो, पहला नियम क्या है हमारा, जब तक कुछ और आवश्यकता ना हो लैंपों की फर्श से ऊंचाई 2.5 मीटर रखनी चाहिए। देखो, जमीन के फर्श से 2.5 मीटर ऊपर क्या लगना चाहिए, हमारा बल्ब, ठीक है। जब तक कुछ और आवश्यकता ना हो पंखे की फर्श से ऊंचाई 2.55 मीटर रखी जानी चाहिए। देखो, जमीन से पंखा कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए, 2.55 मीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए तथा पंखे के साथ स्विच व रेगुलेटर उपयोग में लाए जाने चाहिए। देखो, पंखे के साथ में क्या रहा, स्विच और पंखे के रेगुलेटर भी साथ लगे होने चाहिए। देखो, ये थे हमारे कुछ घर की वायरिंग के नियम, तो मैंने ये समझा दिए। तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का थैंक यू। अपने नोट्स बनाते जाएं। और अब आपकी 11 तारीख के बाद में, 11 तारीख से ही 10 तारीख का इलेक्शन है, उसकी छुट्टी रहेगी आपकी। 11 तारीख से आप सभी को कॉलेज में 10 बजे से आपकी डेली क्लास होगी, पहले टाइम टेबल के ही अनुसार, ठीक है। आप सभी का थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को।